अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं रोहान सईद और प्रॉपर्टी की दुनिया के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद मेरी वीडियो आपके सामने आ रही है। तो आज की वीडियो में मैं गुलशन महरान के हवाले से अपने मुकम्मल तज्ज़िया और एनालिसिस पेश करूँगा और कुछ नए आबादकारी के आइडियाज़ हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा, जो करंट सिनेरियो में आजकल बनते जा रहे हैं कि कैसे कोई सोसाइटी आपको ऐसी देखनी है आबादकारी में जहाँ पानी, बिजली, गैस नहीं हो, क्योंकि उसके रेट बहुत कम होंगे। और अगर आबादी के करीब है तो एक आइडियल चॉइस है आपका अपना घर बनाने के लिए। तो ये किस तरह से ये सारे मामलात होंगे और किस तरह से वो आपके लिए सिचुएशन बनेगी, इसके हवाले से भी मैं आज पूरा तजिया अपने आपके सामने पेश करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो से भी आप आगाह होते रहें। तो गुलशन महरान, जैसे कि आपको काफ़ी लोगों को पता होगा कि मेन जिना एवेन्यू की लोकेशन हकीम विलास के सामने है और सराउंडिंग में कैंट व्यू लॉजेस और साइमा के प्रोजेक्ट्स और एसएम बिल्डर के प्रोजेक्ट्स, काफ़ी वेल डेवलप्ड अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स उसके सराउंडिंग में वाक़ हैं, बिल्कुल उस लोकेशन पे भी वाक़ हैं। और जिना एवेन्यू के राइट और लेफ़्ट साइड पे दोनों जगह पे गुलशन महरान आता है और सुपर हाईवे से तकरीबन अगर हम बात करें तो 2-2.5 मिनट का डिस्टेंस होगा। तो ये एक टोटल महल वकूअ लोकेशन बनती है। अच्छा, अब ये गुलशन महरान फ़िलहाल, क्योंकि आबादी जितनी जितनी बढ़ती जा रही है, तो अब जिस तरह से रियल एस्टेट का एक थोड़ा सा रिवाइवल आता जा रहा है, बजट में भी सिचुएशन इस तरह से बनी है कि रियल एस्टेट को बाकायदा प्रमोट किया जा रहा है। मैंने एक पुरानी वीडियो में कहा था 2026 और 27 के बारे में, जब मैं तेसरा टाउन की भी अभी नेक्स्ट वीडियोस में आपसे वो भी फर्दर डिस्कस करूँगा। बट मैंने अभी प्रीवियस वीडियोस में भी जब तेसरा टाउन में बात करता था तो 2026 के मिड से लेकर मैं आपसे हमेशा बात करता था कि प्रॉपर्टी का एक रिवाइवल आना है, एक बूम तो हम नहीं कह सकते, बट एक रिवाइवल आना है ज़रूर, क्योंकि प्राइसेस 4-5 साल से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। तो इस तरह के अब सराउंडिंग या इस तरह के अब सिनेरियो सिचुएशन बन चुकी है कि अब प्रॉपर्टी की प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता रिवाइवल की तरफ जाएंगी। कुछ पहले चले जाएंगी प्रोजेक्ट्स या सोसाइटीज़, कुछ थोड़ा उनके पीछे लेट आएंगी। तो इस तरह से आगे पीछे मामला चलेगा। तो अब वन ऑफ द रीज़न गवर्नमेंट की तरफ से क्यों पुश किया गया, सिचुएशन किस तरह से बनती जा रही है, तो वन ऑफ द रीज़न जो है ईरान और यूएस की वॉर के बाद जो दुबई या गल्फ़ कंट्रीज़ में अनसर्टेनिटी का मामला हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है, तो उनका जो एक बैक एंड में एक थॉट आने लगा है कि पाकिस्तान में भी उनकी अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और रिमेंबर, अगर आपको याद हो कि 2020-21 में भी जब कोविड का टाइम था और दुबई बिल्कुल क्लोज़ था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की रियल इस्टेट काफ़ी ज़्यादा एक फ्लरिश कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस अप जा रही थी और काफ़ी सेल परचेज चलती थी। तो एक आप उससे भी एक कनेक्शन ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल लोगों के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और ओवरऑल मार्केट का भी एक साइकिल होता है कि 4-5 साल के बाद मार्केट अपने कोई ना कोई सिनेरियोज़ और कोई ना कोई सिचुएशन बनाना शुरू कर देती है, ताकि वो एक एक समझ लें कि ग्राफ की तरह है कि कहीं प्राइसेस नीचे होंगी तो फिर ऊपर भी आएंगी। बट वो टाइम प्रोसेस होता है, वो करेक्शन टाइम टेकिंग होती है। तो इसको हम करेक्शन या जो डिक्लाइन जो हम कह सकते हैं, वो टाइम वाइज कह सकते हैं कि इसमें टाइम 4-5 साल का एक अरसा लग गया। तो पाकिस्तान में भी फ़िलहाल करेंटली कोई ऐसी अभी बिज़नेस एवेन्यू लोगों को एक नहीं दिख रहा, जिसमें जैसे मिसाल के तौर पर गोल्ड, अब जितना पंप होना था वो काफ़ी पंप हो गए हैं लोगों का। अब काफ़ी नुकसान भी हुआ है, जिन्होंने 6 लाख तोले पे लिया है, अभी 4.5 के क्रॉस चल रहा है। और इसी तरह से फ़िलहाल स्टॉक मार्केट भी जो है वो ईरान यूएस की वॉर के बाद से वो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन सिचुएशन में है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रही है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं, और भी डॉलर वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो वो उस तरह का एक सट्टाबाजी होती थी, जो कि जिससे जिससे हमारे मुल्क को नुकसान होता था। तो खैर वो एक अच्छा काम है कि वो काफ़ी हद तक डॉलर का मामला कंट्रोल है। तो इस तरह से मल्टीपल एवेन्यूज़ अगर आप देखें कि जहाँ से अचानक जो कि इन्वेस्टर माइंडसेट होता है, जो अपना पैसा लेके जाता है, जो एक समझते हैं ना कि बड़ी शार्क्स या वेल्स लेकर जाती हैं अपना पैसा, तो उनके पीछे पीछे सारी छोटी मछलियाँ भी आ जाती हैं कमाने के लिए या बिज़नेस करने के लिए, कारोबार करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल
उसमें आपको रियल एस्टेट ही फ़िलहाल एक टॉप प्रायोरिटी अब उनकी नज़र आ रही है कि अब क्योंकि बहुत ज़्यादा ही प्राइसेस नीचे थी, डिप्रेशन में थी और उनके लिए एक आइडियल सिनेरियो था कि उस डिप्रेशन वाली प्राइसेस में उन्होंने बाइंग करी, उन्होंने अपनी चीज़ें जो भी उन्होंने परचेज़ करनी थी वो वीक सेलर से परचेज़ कर लिए, जिसको ज़रूरत थी उसने बेचा और इन्होंने परचेज़ करके अपने पोर्टफोलियो में या अपने पास उनकी होल्डिंग्स करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से आपने देखा होगा फेज़ 8 डीएचए का और डीएचए सिटी की प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर अदो-बदल आया है और 30-40% प्राइसेस के अंदर ऑलरेडी एप्रिसिएशन इस वीडियो के टाइम तक आ चुका है। तो एक आपको डायरेक्शन मिल जाती है। इवन बहरिया टाउन में जहाँ पे अभी नैब केसेस वगैरह चल रहे हैं और काफ़ी प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो दिखाया जा रहा है, स्टिल वहाँ सेल परचेज़ चल रही है। प्रॉपर्टी प्राइसेस वहाँ भी एक डिप लेकर एक छोटा-सा 10-15% का बाउंस आ चुका है बॉटम से। तो अब जिनकी प्राइसेस ऊपर की हैं वो तो अभी टाइम लगेगा उनके प्राइसेस पे आने के लिए। तो सिनेरियो इस तरह से एक ओवरऑल आपको स्कीम 33 में भी, नया नाज़िमाबाद में भी और तेसरा टाउन में भी प्राइसेस बाउंस बैक हो चुकी हैं ऑलरेडी। उसमें भी 10-15-20% का रिवर्सल आ चुका है अपनी बॉटम प्राइसेस से। तो ये ओवरऑल सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है कि प्रॉपर्टी ओवरऑल अब ज़रा डायरेक्शन अपना चेंज कर रही है और अब नीचे की प्राइसेस जाने के बजाय अब रास्ता ऊपर की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता आना शुरू हो चुका है। और फर्दर जो है 1 करोड़ रुपए का जो बैंक लोन मिल रहा है 5% पे इस्लामिक बैंकिंग पे, खैर मुझे पर्सनली इतना समझ नहीं आता ये मामला। मैं आप पे छोड़ता हूँ कि जिन लोगों को शौक़ है करने का तो उनकी अपनी मर्ज़ी है, जो नहीं समझते कि नहीं है सही तो उनकी अपनी राय, उनका भी एहतराम है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी हुकूमत प्रमोट कर रही है कि आप घर बनाएँ, कंस्ट्रक्शन करें। तो एक बाकायदा कंस्ट्रक्शन को प्रमोशन दी जा रही है। तो इससे लोगों को मैं समझता हूँ कि फ़ायदा उठाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। जो लोग या तो पोर्शन में रह रहे हैं या किराए के घर में रह रहे हैं या ख़ास तौर पे वो लोग मैं समझता हूँ कि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ जैसे वालिदैन के नाम थी और उनके बच्चों में जब प्रॉपर्टी जा रही है, तो अगर उनके वालिद का मकान था 2.5 करोड़ का, 3 करोड़ का, अब 4 भाई हैं मिसाल के तौर पे, तो 75 या 80 लाख रुपए इनके पास आ रहे हैं। तो 75-80 लाख रुपए में ना वो गुलिस्तान जौहर में कोई घर ले सकते हैं, ना गुलशन इकबाल में, ना फिर डेलीवेरिया नाज़िमाबाद में, इवन 2/DD का भी कोई डिसेंट फ्लैट नहीं मिलता। काफ़ी बुरी हालत वाला फ्लैट मिलता है और बमुश्किल पोर्शन ही मिल पाता है। और पोर्शन मैं हमेशा से एडवोकेट रहा हूँ कि पोर्शन में कभी भी नहीं काम करना चाहिए, इल्लीगल है। बहुत सारे मसले हैं, एक नहीं बहुत सारे टेक्निकल इल्लीगल प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप तो शायद ले लेंगे लेकिन आने वाले टाइम में आप ही के जो बच्चे हैं या आपके ही आने वाले जो भी मुंसलिक लोग हैं वो काफ़ी उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पोर्शन की वजह से आएँगे। तो बेहतर है कि या तो फ्लैट ले लिया जाए, साफ़-सुथरा हो, अच्छा लीगल प्रॉपर हो, या आप अपनी ज़मीन की कंस्ट्रक्शन या अपना घर बनाएँ। और काफ़ी लोग जो इस वजह से रेंट पे रह रहे हैं कि सेंटर ऑफ द सिटी की वजह से, तो ख़ैर अभी एक अपॉर्चुनिटी बन रही है कि आप अपना घर बना सकते हैं। तो गुलशन-ए-मेहरान मुझे वन ऑफ द लोकेशन लगता है कराची के अंदर, जिसमें आप जिना एवेन्यू के थ्रू आप शारा फैसल भी कनेक्ट कर सकते हैं, गुलिस्तान जौहर भी कनेक्ट कर सकते हैं और स्कीम 33 पूरा कनेक्ट कर सकते हैं, सुपर हाईवे कनेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी मतलब आप रात के 1 डेढ़ बजे भी ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी रात का टाइम सन्नाटा ही होता है ऑब्वियसली, बट एक मेन रनिंग रोड है जिना एवेन्यू और काफ़ी रनिंग ट्रैफिक रात के 3-4 बजे भी आ रहा होता है। बट ये है कि जैसे-जैसे आबादी बढ़ती जाएगी गुलशन-ए-मेहरान के अंदर, तो फिर लोगों के एक दूसरे को भी देखकर कॉन्फिडेंस होता है और एक दूसरे को देखकर घर बनाते हैं। तो वो सिचुएशन अगर आ गई कि यहाँ पे 250-300 मकान बन जाते हैं, तो फिर ऑलरेडी प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। तो अभी यहाँ पे गुलशन-ए-मेहरान में एक रीज़न ये भी था कि लोगों के ज़हन में था कि इसका कोई लीगल प्रॉब्लम चल रहा है। 2021-22 में कोर्ट का फ़ैसला आया, जिसकी वजह से इसके सारे जो लीगल जो ऑब्लिगेशंस थे या लीगल प्रॉब्लम्स थे, वो अब सॉर्ट आउट हो चुके हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर का एक प्रीवियसली मामला रहा लेकिन वो सारे मामलात को सॉर्ट आउट कर दिया गया है और लीगल गुलशन-ए-मेहरान का कोर्ट ने इसके मतलब जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व कर दी हैं। और आप प्लॉट लें, सिंपल आप सोसाइटी ऑफिस जाकर इसका ट्रांसफ़र करवाएँ, आपको लीज़ करवाना है लीज़ करवाएँ और कैंटोनमेंट बोर्ड मलीर से आप अपना साइट प्लान अप्रूव करवाएँगे। तो जब कैंटोनमेंट बोर्ड मलीर से साइट प्लान आपका नक्शा पास हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ ले रहे हैं वो लीगल है, जेन्युइन है। आप बैंक लोन ले सकते हैं, बैंक लोन लेकर अप्रूव करा सकते हैं। तो ये सारे समझ लें कि आप उसके पिन पॉइंट्स हैं या सारे चेक करने के तरीके हैं। कोई भी सोसाइटी या कोई भी प्रोजेक्ट में अगर आप अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसको चेक करने के ये 5-6 टूल्स हैं।
इस टूल्स के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि भाई ये जो भी मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ उसमें कोई ऐसा तो मामला नहीं है, कोई इलीगल है, लिटिगेशन है, कोई किसी का दावा है, कोई और कोई कोई इलीगल प्रॉब्लम आ रहा है या कोई लीगल प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो आप सब इसके इस टूल्स के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आप कैंटोनमेंट बोर्ड मजीद से नक्शा पास कराएंगे, उससे भी आपको पता चल जाएगा। आप सोसाइटी ऑफिस से ट्रांसफ़र करवाएंगे, लीज़ करवाएंगे, बैंक लोन ले सकते हैं, लेना चाह रहे हैं तो बैंक लोन ले लें आप। तो ये बहुत सारे आपको इस तरह से आइडिया काफ़ी हो जाएगा और आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप ले जाकर आप ख़ुद अपनी एक वेरिफिकेशन करें, कहीं भी लें आप, भले आप DHA सिटी में जाकर लें, आप बहरिया टाउन में लें, आप स्कीम 33 नया नाज़िमाबाद में भी लें, आप लाजमी चेक करें ऑन ग्राउंड प्लॉट क्या है, ठीक है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है, खड्डे में है, नाले में है, कहाँ है, इसकी सराउंडिंग कैसी आ रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब तक आप ऑन ग्राउंड प्लॉट में खड़े होते हैं अपने घर बनाने के लिए, वो एक डिफरेंस ही अलग होता है। तो ज़रूर आप ये करें, कोई भी बात करें, लेकिन आप अपनी सेटिस्फेक्शन, तसल्ली और उसके लिए जो टूल्स बनाए गए हैं चेक करने के लिए, वो ज़रूर करें। क्योंकि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई वेरिफिकेशन सिस्टम ओवरऑल सिंध में नहीं है कि आप गए और वहाँ से चेक करा के आ गए। तो आपको मल्टीपल तरीके से आपको वेरिफिकेशन करानी पड़ती है, लेकिन ये काम आप खुद करें, किसी को भी नहीं दें आप, ताकि आपको खुद एक जब तक इत्मीनान नहीं होगा आप उस चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो आप भले कहीं भी ले रहे हों तो आप ये काम ज़रूर करें। तो खैर, तो गुलशन मेहरान के लिए भी आप यही काम करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर मैं प्राइसेस बताऊँ कि बिल्कुल जो फ्रंट पे जन एवेन्यू के साथ ही जो है राइट लेफ़्ट बिल्कुल मेन जन एवेन्यू के साथ चल रहा है, तो वहाँ पे आपको बहुत डिसेंट प्राइसेस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। 96 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद 150 गज़ है, 240 गज़ है, 400 गज़ है, 600 गज़ है, 1000 गज़ है। तो आपके पास वैरायटी है। और ख़ास तौर पे जैसे अगर 4-5 भाई हैं या 3-4 भाई हैं और उनको अगर पैसे मिलते हैं इस तरह से, तो वो चारों भाई एक साथ अलग अपना अलग-अलग घर बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल जिस सिचुएशन में गुलशन मेहरान में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और बैंक लोन भी अगर आप लेना चाह रहे हैं, आप बैंक लोन अपनी सैलरी के बिहाफ़ पे ले सकते हैं। कुछ पैसे आप वो प्लॉट ले लें, बाकी आप बैंक लोन के थ्रू कंस्ट्रक्शन कराते रहें। तो मतलब ऑन एंड ऑफ बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं, उसके थ्रू आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। और एक बात याद रखें कि जब ज़मीन का घर बन जाता है तो समझ लें कि 60-70 साल तक आपकी जो एक फैमिली है वो उससे बेनिफिट उठाती है, अनटिल अनलेस उसके बाद फिर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो फिर वो एक अलग बात होती है। लेकिन लोकेशन के एतबार से भी, एक्सेसिबिलिटी के एतबार से भी, और मुझे और अभी जो प्राइस वैल्यू फॉर मनी के एतबार से भी, क्योंकि सामने जो साइमा के प्रोजेक्ट्स हैं, SM बिल्डर के प्रोजेक्ट्स हैं और रूमी वालों के प्रोजेक्ट्स हैं, या कैंट व्यू लॉजेस जहाँ पे आबादी है बिल्कुल सामने ही, वहाँ पे अभी कैंट व्यू लॉजेस में 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ का 3/DD का अपार्टमेंट है। अगर आप उसको बोलें 150 गज़ का अपार्टमेंट होगा, तो यहाँ पे आपको 150 गज़ जो फ्रंट मेन सेक्टर जो है, 4 अभी फ़िलहाल सेक्टर्स हैं। मैं आपको बात कर रहा हूँ 4 सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, सेक्टर 2 की बाद में बात करूँगा, सेक्टर 1A, 1B, 1C, 1D की। तो सेक्टर आपके पास जो 1C और आपके पास है, वहाँ पे जो आपको तकरीबन जो शुरू के सेक्टर्स हैं, सेक्टर 1C है या 1A है, तो यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पे 150 गज़ है वहाँ पे आपको तकरीबन 65 लाख में मिलता है। पीछे वाले सेक्टर में जो है 150 गज़ आपको तकरीबन 50 लाख, 52 लाख के अराउंड मिलता है, ठीक है। उसी तरह से 96 यार्ड्स जो है आपको 36-37 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। तो इस तरह की जो प्राइसेस हैं ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसेस है। मतलब अगर किसी के पास है ही 80 लाख, वो कहता है कि मुझे बैंक लोन भी नहीं लेना, तो वो 36 लाख रुपए से एटलीस्ट प्लॉट ले, या 37 लाख रुपए का जो भी है प्लॉट ले, और एटलीस्ट वो अपना ग्राउंड फ्लोर 40 लाख रुपए में वो बना सकता है। तो तकरीबन 76 लैक्स 80 लाख के करीब करीब वो अपना ग्राउंड फ्लोर का घर 96 गज़ तकरीबन 100 गज़ के करीब वो अपना घर बना सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बजाय कि आप एक पुराने 2/DD का फ्लैट लें या पोर्शन के प्रॉब्लम्स बर्दाश्त करें। सिर्फ एक मैं ज़हन समझता हूँ कि सेंटर ऑफ द सिटी, अब कोई शख्स नाज़िमाबाद में रहता है तो रातों रात वो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि एक गुलशन मेहरान या स्कीम 33 की साइट पर आना, तो वो एक टफ़ सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स का भी देखें, जब उन्होंने अपने घर बनाए तो वो हमेशा उन्होंने टफ़ इन्वायरमेंट, या मतलब ऐसे टाइम पे घर बनाए जब आबादी में बहुत कम होती थी या गिनी चुनी आबादी होती थी, तो उस वक्त वो घर बनाते थे, ताकि उसी का बेनिफिट आप लोगों ने आज के टाइम पे उठाया है।
उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो जिनके अंदर ये हिम्मत है, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। तो मैं अगर ओवरऑल गुलशन मेहरान की प्राइसेस डिस्कस करूँ, तो गुलशन मेहरान की जो प्राइसेस हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि 36 लाख से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। और मिसाल के तौर पर सेक्टर 1C और 1A जो है मेन चेन्नई एवेन्यू के साथ टच हो रहे हैं, ठीक है। और उसमें 1C में भी 1C अपर और 1C लोअर कहलाता है, हालांकि कोई डिफरेंस नहीं है। वो सिर्फ पुल की वजह से, जब वो पुल उठता है तो वो हिस्सा जो है वो 1C लोअर है, और पुल से पहले का जो हिस्सा है वो 1C अपर कहलाता है। तो अगर मैं प्राइसेस स्टार्ट करूँ तो 1C अपर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 240 यार्ड्स जो है वो 80 से 95 लैक्स के दरमियान है। 150 यार्ड्स जो है 62 से 67 लैक्स के दरमियान है। और 96 यार्ड्स जो है वो 42 से 47 लैक्स के दरमियान है। ये मेन जिना एवेन्यू के साथ बिल्कुल लगता है, बिल्कुल मतलब आप एक कदम आपका गुलशन मेहरान में है तो अगला कदम आपका जिना एवेन्यू पे, इस तरह से बिल्कुल भी ये है, ठीक है। 1C लोअर पे आते हैं तो 240 यार्ड से 70 से 75 लैक्स, 150 यार्ड्स हैं सिर्फ 55 से 60 लैक्स, और 96 यार्ड से 37 लैक्स से 42 लैक्स के दरमियान है। अब 1B आते हैं। 1B जो है 1C के पीछे आता है। तो ये जिना एवेन्यू से तकरीबन समझ लें 2 से ढाई 3 मिनट की आपकी ड्राइव होगी, इसमें ही आएगा, बिल्कुल 1C के बिल्कुल पीछे आता है। वहाँ पे 240 यार्ड्स जो है 68 से 73 लैक्स, 150 यार्ड्स जो है 43 से 53 लैक्स, 96 यार्ड्स जो है 35 से 40 लैक्स, 41 लैक्स, इस तरह के दरमियान चल रहा है। अच्छा, अगर मैं 2C अपर लोअर, ये भी गुलशन मेहरान में सेक्टर 1 के पीछे आता है, 1 के बाद आता है, तो वहाँ पे 240 यार्ड्स जो है सेक्टर 2C में 60 से 75, 150 यार्ड्स जो है 43 से 48 लैक्स, 2C लोअर में 240 यार्ड जो है 58 से 67, और 150 यार्ड्स जो है 41 से 44 लैक्स। और 2B में अगर हम आते हैं और साइड में आते हैं तो 240 यार्ड जो हैं 55 से 65 लैक्स, और 150 यार्ड जो हैं 40 टू 45 लैक्स हैं, ठीक है। ये 2B की मैंने आपको बात कर दी। अच्छा, अगर 1A में आते हैं जो बिल्कुल फ्रंट का मेन जन एवेन्यू का सेक्टर है, यहाँ पे 1000 गज़ के भी प्लॉट हैं, 600 गज़ के भी प्लॉट हैं, 400 गज़ के भी प्लॉट हैं, बड़ी कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 गज़ जो है वो 2.5 से 3.5 करोड़ के दरमियान है, 600 गज़ जो है 1.4 से 1.75 करोड़ के दरमियान है, 400 गज़ जो है एक 15 से लेकर एक 35 के दरमियान है। और सेक्टर 2A में अगर हम आते हैं, जो कि पीछे की तरफ आता है, वहाँ पे 1000 गज़ जो है 1 करोड़ 70 लाख से लेकर 2.5 करोड़ के दरमियान है, और 1 करोड़ 65 लाख का भी है। और 600 गज़ जो है वो 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ के दरमियान है। 400 गज़ जो है वो तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ के दरमियान है। और 1D सेक्टर में अगर हम आते हैं, 1D जो है वो जो है आपका, वहाँ पे जो ऑप्शन है 1000 गज़ के भी अवेलेबल हैं। तो तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख से लेकर 2.5 करोड़ के दरमियान है। 600 गज़ जो है 1 करोड़ 5 लाख से 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 25 लाख के दरमियान है। 400 गज़ जो है तकरीबन 80 से 1 करोड़ के दरमियान है, 80 लाख से 1 करोड़ के दरमियान है। और सेक्टर 2D अगर मैं बिल्कुल लास्ट में बताता हूँ, तो 1000 गज़ जो है तकरीबन 1.5 करोड़ से स्टार्ट है और 2 करोड़ तक जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन कॉर्नर है, कितनी बड़ी फिट की गली है, क्या है। 600 गज़ जो है वो एक 90 लाख से 110 115 तक है। और 400 गज़ जो है वो 70 लाख 65 लाख से स्टार्ट है और 85 लाख तक जा रहा है। सेक्टर 1 और सेक्टर 2 के ओवरऑल बताए हैं प्राइसेस वगैरह, जो कैटेगरीज़ वगैरह मैंने आपको सारी एक्सप्लेन करी हैं। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप लोग कर सकते हैं। आप लोग बड़ा प्लॉट लेके छोटी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर किसी के पास ऑप्शन है, वो चाह रहे नहीं मैं बड़ा प्लॉट बनाऊँ, आइंदा फ्यूचर में मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको कंप्लीट और करूँगा, तो वो 400 गज़ लेकर 120 गज़ का 2 बाई DD भी बना सकते हैं। और बाकी 280 गज़ उसको ओपन भी छोड़ सकता है बाउंड्री वॉल करके। तो वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब मैंने गुलशन मेहरान अभी इस टाइम पे अगर आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ या ज़िक्र कर रहा हूँ, तो आपका एक सवाल होगा कि भाई पानी बिजली गैस तो है ही नहीं, उसके बगैर हम कैसे हमारी रिहाइश होगी। तो पानी का ये है कि इनके जो हैं वाटर टैंक्स अवेलेबल हैं, और वाटर टैंक्स के थ्रू जो है वो टैंक पानी, यहाँ पे पानी के कनेक्शन एग्जिस्ट करते हैं। बहरहाल लाइन अभी टू द, अगर आपको घर तक मिलेगी तो वो लाइन मिलती नहीं है। उसके लिए ये है कि जो वाटर टैंक्स बने हुए हैं वहाँ से फिर वो टैंकर के थ्रू आपको पानी मिल जाता है। वो गुलशन मेहरान के अंदर ही टैंकर्स बने हुए हैं,
ठीक है, तो वहाँ पे गुलशन मेहरान के टैंक्स के थ्रू ही आपको पानी की सप्लाई थ्रू टैंकर मिल जाती है। अच्छा, अब आते हैं हम सब मेन प्रॉब्लम के भाई, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो उसके बगैर हम रिहाइश कैसे करेंगे? तो अभी अगर बहुत सारे लोग, आप लोगों ने रिसेंटली सोलर का काफ़ी बूम देख चुके हैं, और अब सोलर में करेंटली 6-8 महीने 1 साल से इस तरह की बैटरीज आ चुकी हैं, लिथियम आयन बैटरीज, जो 16 किलोवाट की हैं, 20 किलोवाट की हैं, 25-30 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरीज हैं। तो वो जो बैटरीज के थ्रू आपको बैकअप मिलता है, वो 2-2 3-3 दिन तक का आपको बैकअप मिलता है। और विद एसीज़ की भी साथ, अगर आप एसी भी चलाना चाह रहे हैं तो एसीज़, आप 2 एसी, 1 एसी, 3 एसी, डिपेंड करता है उस लोड के हिसाब से आप अपने आप को उतना बड़ा आपको सेटअप लगाना पड़ेगा। तो उसमें विद सोलर भी आजकल ऐसे आ गए हैं कि आपके बादल अगर आए हुए हैं तब भी वो सोलर चार्ज कर रहे हैं। जो डुअल साइड आपके जो सोलर होते हैं, बाय कहलाते हैं, एन टाइप सोलर। तो वो दोनों साइड पे एक तो रिफ्लेक्शन से भी चार्ज कर रहे होते हैं, जैसे आपकी धूप फर्श पे पड़ रही है, उससे रिफ्लेक्शन आ रही है, तो नीचे से भी चार्ज कर रहे हैं और फ्रंट से भी, बेसिकली दोनों साइड से वो चार्ज कर रहे हैं। तो उससे बेसिकली एफिशिएंसी और चार्जिंग जो है, पहले सोलर जिस तरह से आते थे कि बादलों में से ही चार्जिंग नहीं हो रही, बारिश में नहीं चार्जिंग हो रही, तो ये सारे इश्यूज़ अब काफ़ी हद तक, जो अभी करेंटली नए सोलर टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, कैनेडियन हैं, चाइनीज़ हैं, इनमें काफ़ी हद तक ये सिचुएशन सॉल्व हो चुकी है, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस सोलर पैनल्स भी दे रहे हैं। प्लस बैटरी के जो बैकअप्स अब आ गए हैं, उसकी वजह से एक तरह से अब आप के इलेक्ट्रिक, या जो लोग पंजाब में या इंटीरियर में वापडा है, तो वो एक अलग सिचुएशन है, बट हम के इलेक्ट्रिक के कनेक्शन से काफ़ी हद तक आज़ाद हो गए हैं। क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन अब फ़िलहाल लोगों के जो बिजली के बिल आते हैं, जैसे ही अब वो प्रोटेक्टेड कस्टमर का भी कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक उन्होंने ख़त्म कर दिया है। वो उन्होंने क्यूआर कोड दे दिया है, फिर वहाँ से आप स्कैन करें, फिर वो, तो वो जिस तरह से उन्होंने एक प्रॉब्लम कर दी है, तो अब वो जो 200 यूनिट से नीचे भी लोग अपने आप को बचाते थे, और वो 12-11 रुपये के यूनिट से अपने आप को अवेल करते थे अपॉर्चुनिटी, तो वो भी हद तक काफ़ी ख़त्म हो गई है। और कुछ जस्ट, और अब जो पर यूनिट कॉस्ट है वो तकरीबन 33-34 यूनिट्स पे जा रही है। मतलब अगर आपका 210 यूनिट बिल आएगा तो आपका 11-12 हज़ार रुपये का यूनिट आएगा, 400 यूनिट आपका 20-22 हज़ार रुपये का आएगा। तो 400 यूनिट पे अगर आप एसी चलाएंगे, 200 यूनिट पे तो आप एसी भी नहीं चला रहेंगे, नहीं, 200 यूनिट पे तो आप एसी भी नहीं चला रहे होंगे। तो 400 यूनिट में अगर आप एसी भी चलाते हैं तो आपका 22-23 हज़ार रुपये का बिल आएगा। और अगर आप घर में आपने अगर 3 फेस लगवाया हुआ है, तो आपको पीक आवर भी लगेगा, तो 25-28 हज़ार रुपये भी, ये बिलिंग आपकी 30 हज़ार रुपये तक जा सकती है। तो ये मैं 120 का सिर्फ 2 बाई डी का घर का बता रहा हूँ, जिसमें लोग 2 एसी चला रहे हैं और उनका 400 यूनिट का बिल आ रहा है। एक मोटर चल रही है तो उसमें 400 यूनिट का बिल आएगा। इस्त्री चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, तो उसमें इनका एक बिल आएगा। तो अगर आप 30 हज़ार रुपये 3 फेस के साथ आप कैलकुलेट करें, तो आपके महीने के तकरीबन तकरीबन ये 3.5 पौने 4 लाख रुपए का ये बिल बनता है। तो उस हिसाब से और दूसरी बात ये है कि ये प्राइसेस कभी कम होती नहीं है, हमेशा ही प्राइसेस बढ़ती रही हैं। बिजली की जैसे पेट्रोल बढ़ता रहा है, तो इस तरह से बिजली की भी प्राइसेस बढ़ती रही हैं। प्लस आप एक अपनी इलेक्ट्रिक जो गाड़ी है वो कर सकते हैं, उसके थ्रू आप चार्ज कर सकते हैं सोलर पैनल के थ्रू। आपको इलेक्ट्रिक बाइक है तो वो भी चार्ज कर सकते हैं। तो एक तरह से आपका फ्यूल का एक्सपेंस भी ज़ीरो हो सकता है, अगर आप अपने पास इलेक्ट्रिक गाड़ी या इलेक्ट्रिक बाइक अगर आप अपने पास एक अवेल करके रखते हैं। भले स्टार्टिंग में आप इलेक्ट्रिक बाइक भी लेकर रख सकते हैं, तो उससे आपके पास जो चार्जिंग की कॉस्ट है या जो फ्यूल की कॉस्ट है वो ज़ीरो हो जाती है। अब ये ये एक अलग सब्जेक्ट है, बहरहाल एक आइडिया है कि इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं कि इनिशियली आप जो ये फर्स्ट कम वाला ऑप्शन है कि ये जो इनिशियली लोग अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेंगे, तो ये उनको प्राइस का बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि अभी जहाँ पे पीर अहमद ज़मान की मैं बात करता हूँ, ब्लॉक 2 बिल्कुल उसके अंदर लोकेशन है, और लोकेशन के वाइस गुलशन मेहरान बहुत बेहतर लोकेशन है पीर अहमद ज़मान ब्लॉक 2 के मुकाबले में। और क्योंकि वो अंदर भी आता है रात के टाइम, आप फ़िलहाल इस सिनेरियो में नहीं है कि आप अंदर जाके पीर अहमद ज़मान के लिए वो ट्रैवल करें, और दिन के टाइम में काफ़ी सन्नाटा ही होता है ब्लॉक 2 के बाहर। तो वहाँ पे जब बिजली आई है तो 240 आवर्स के जो प्लॉट हैं वो 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 30 लाख रुपए की प्राइसेस पे चले गए हैं। तो यहाँ पे आपको आधी प्राइस पे तकरीबन 240 आवर्स या 70 लाख की एक एवरेज प्राइस सेट कर लें, 70-75 लाख रुपए, तो आपको तकरीबन तकरीबन हाफ के करीब करीब आपको प्राइस के प्लॉट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो रीज़न यही है कि यहाँ पे अभी आबादी स्टार्ट नहीं हुई है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट एज सच नहीं हुई है, और लोगों को इस तरह से अवेयरनेस नहीं आई है कि आबादी भी हम इस तरह से कर सकते हैं। और गैस के लिए अब तो वैसे ही अब तो लोगों को आदत हो चुकी है एलपीजी की। प्लस आप अपना बायोगैस का प्लांट भी लगा सकते हैं।
जब आपके पास जगह ज़्यादा अवेलेबल होगी तो आप बायोगैस का प्लांट जो है वो 2-2.5 लाख रुपए में लगता है, जिससे आपको आपको जो वो जो घर का आपके पास जो वेस्ट आइटम्स होते हैं, सब्जियाँ, रोटी वगैरह, वो सारे उसी में इस्तेमाल हो जाती है, जिससे आपको 7-8 घंटे का जो है गैस का बैकअप भी मिल जाता है। तो बहुत सारे सस्टेनेबल ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप अपना फ्यूल एक्सपेंस, अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अपनी जो खाना पकाने के लिए आपको गैस चाहिए वो एक्सपेंस, तो ये काफ़ी हद तक कवर अप कर सकते हैं। तो आपको वो एक रिक्वायरमेंट नहीं हो पाएगी कि जैसे आपको वो सोसाइटी चाहिए जहाँ पे पानी, बिजली, गैस मौजूद हो। पानी का बेसिक एक मामला है, तो मैंने आपको उसका भी हल अभी फ़िलहाल गुलशन महरान की तरफ से ये दिया जा रहा है। बाकी पानी के लिए भी लोग बोरिंग करा लेते हैं, जब आपने बहुत सारे लोगों ने बोरिंग करवाई भी, उसमें आरओ प्लांट लगाया हुआ है। तो एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी मतलब ये है कि कोई प्लॉट अगर आप एक आबाद इलाके में 240 यार्ड्स मिसाल के तौर पर आप लेते हैं, तो वो कम से कम भी 2 करोड़ से कम का नहीं है। अगर यहाँ आपको 70 लाख रुपए का मिल रहा है, तो ये जो बाकी के 30 लाख रुपए भी अगर आप समझ लें कि ये आप सोलर पे और बायोगैस का प्लांट है, ये सब आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लेते हैं, ये सब इस 30 लाख में आप रैपअप भी कर लें, तो भी आपको 1 करोड़ सस्ता, एक अगर आप प्राइस कैलकुलेशन वाइज देखें तो ये बहुत डिफरेंस आता है। तो ये सब जो ख़्याल है या आइडियाज़ हैं, ये सिचुएशन अब बनना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि पावर बैकअप्स बहुत अच्छे आ गए हैं, लिथियम आयन बैटरीज़ के, सोलर पैनल्स बहुत अच्छे आ गए हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ बहुत आ गई हैं, इलेक्ट्रिक जो स्कूटीज़ हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत कॉमन हुई शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर चार्जिंग स्टेशंस वगैरह लग चुके हैं। बट आप अपने घर में ही सारा सेटअप रखें, तो आपको ये बहुत सारे एक्सपेंसेस जो कि इन्फ्लेशन या महंगाई की वजह से लोगों के ऊपर आ रहे हैं, तो ये आप उससे काफ़ी हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। प्लस आपको अपनी ज़मीन की जगह अपना घर भी बन जाएगा आपका। लेकिन बस एक फैक्टर रह सकता है कि जो लोग सेंटर ऑफ द सिटी में रहते थे गुलशन इकबाल में, तो वो अब ये चीज़ अपने आप को अडेप्ट बहरहाल थोड़ा सा करना पड़ता है कि बिल्कुल एक सुनसान इलाके में या नए इलाके में ऐसे जाकर आबाद होना, जहाँ पे आबादी नई नई आना स्टार्ट हो रही है। या आप ग्रुप्स में भी आ सकते हैं, 5-6 दोस्त या 5-6 फैमिली मेम्बर्स अलग अलग जो हैं, 2-3 भाई हैं, इस तरह से कोई चाचा या ताया, इस तरह के भी मिलके भी एक ग्रुप बना के भी किया जा सकता है, ताकि वो एक दूसरे से आपको एक मोटिवेशन भी मिलती है। तो ओवरऑल गुलशन महरान को इसलिए मैं वन ऑफ द शॉर्ट लिस्ट ऑप्शन में मैं समझता हूँ कि इसको कंसिडर करना चाहिए, ख़ासतौर पर मिडिल क्लास लोगों को, जो कि 1 करोड़, सवा करोड़ में उनके पास बजट में वो फ्लैट, या 80 लाख रुपए में वो कोई रेंज में कोई फ्लैट ढूंढ रहे हैं, या कोई घर का एक ख्वाब रखते हैं। तो ये मैं इसमें समझता हूँ कि काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर वो अवेल करना चाह रहे हैं, या आप फिज़िकली जाकर देखें और सब चीज़ें एनालाइज़ करें, फिर अपना एक फ़ीडबैक रखें कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं है। बहरहाल जो मुझे सिंसियर ऑप्शन लगता था वो मैंने आपके सामने शेयर करी है, क्योंकि पानी, बिजली, गैस वाली सोसाइटीज़ के रेट सिर्फ इसलिए बढ़े हुए हैं, वहाँ पे बिजली आई हुई है और रेट 1-1 करोड़ का फ़र्क आया हुआ है। तो अगर आप सोलर लगा लेंगे तो वही आप सोलर आपका मैक्सिमम ही 15-16-17 लाख रुपए का 16 किलोवाट का लग जाएगा, 18 लाख रुपए का लग जाएगा। तो आपका बहुत हद तक सेविंग हो सकती है इस मामले में। जो आपको रेंज की अफोर्डेबिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आपको बहुत हद तक इसमें आपको आसानी हो सकती है। तो अच्छा, गुलशन महरान के अलावा मैं तहसील में भी इंशाल्लाह अगली वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा, तो वहाँ भी यही आइडियाज़ मैं आपसे कुछ डिस्कस करने हैं, और जिनकी थोड़ी मैं गुलशन मेमार की साइड पे ये लोग प्लान कर रहे हैं कि इस तरह का कोई ऑप्शन लेना चाह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाह रहे हैं इस तरह से कि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जाके, तो वो ये ऑप्शन भी काफ़ी उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और सेम एज़ आप डीएचए सिटी में भी जाकर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको प्लस एडेड बता दूँ, यहाँ पे कैंटवी लॉजेस है, या एसए बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं, या साइमा वालों के प्रोजेक्ट्स हैं, रूमी वालों के प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये जो तकरीबन जो रेडी प्रोजेक्ट्स हैं, आपको तकरीबन कैंटवी 2.25 करोड़ का मिल रहा है, और जो इंस्टॉलमेंट पे तकरीबन भी 3.25 3.5 करोड़ का मिल रहा है। तो वन ऑफ द रीज़न ये कि यहाँ मार्केटिंग, और एक जो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से होती है, प्राइवेट बिल्डर की तरफ से। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेसिकली मामला ये होता है, या जैसे मैं अगर तेसा टाउन की भी बात करता हूँ, तो ये बस वहाँ पे अगर जो भी रियल्टर्स हैं या जो भी एंड यूज़र्स हैं, वही जो भी थोड़ी बहुत अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, तो वो मार्केटिंग ही वही कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से इसकी मार्केटिंग नहीं हो पाती है, या वो अपॉर्चुनिटी लोगों को बाकायदा विजिबल करके दिखाई नहीं जाती कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है और उसको आपको अवेल करना चाहिए।
तो प्राइवेट बिल्डर्स को ज़ाहिर-सी बात है पूरा प्रॉपर बजट होता है इसके हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से और प्रमोशंस के हवाले से। तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा एक दिखता भी है, अट्रैक्शन भी मिलती है और वो बहुत ईज़िली टू अवेल भी होता है ना कि आप ज़रा-सा जाएँ, बुकिंग कराएँ और आप आ जाएँ। तो यहाँ पे आपने प्लॉट देखना है, कौन-सा है, क्या है, फिर आपको 10 लोगों से परचेज़िंग के लिए बात करनी है, कोई क्या प्राइस दे रहा है, कोई क्या प्राइस दे रहा है। फिर आपने उसकी वेरिफ़िकेशंस या मतलब जो भी प्राइवेट बिल्डर में ज़्यादातर लोग, अब मैं समझता हूँ तब भी करनी चाहिए, वहाँ तो ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत है क्योंकि अक्सर तो वो कभी वो शुरू की जगह सही होती है, एक्सटेंडेड जगह में अगर कोई ना कोई मसले निकल आते हैं, वो लीगल नहीं होती हैं, तो ये हर एंड में ये ज़रूर चेक करना चाहिए। तो बहरहाल उसी जगह पे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइवेट बिल्डर्स क्या आप आस्किंग कर रहे हैं, वो भी फ्लैट की, और यहाँ पे वही प्राइस पे आपको एक ज़मीन का उससे काफ़ी कम प्राइस के अंदर, आधी से भी कम प्राइस के अंदर अगर आपको ज़मीन का घर बन के मिल रहा है, तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि बड़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और ज़ाहिर-सी बात है जब लोग वहाँ अपार्टमेंट में रह सकते हैं, तो उसी जगह पे ज़मीन पे भी रह सकते हैं। तो ये बहुत अगर आप लोगों को ये बात समझ आती है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको इस बात से इख्तिलाफ़ है, तो कोई बात नहीं है, आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।